स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और इसमें हम संघर्षात्मक सिद्धांत के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी उद्गम विशेषताएं इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संघर्ष सिद्धांत का उद्गम कैसे हुआ था। 19वीं शताब्दी की यूरोप की कई समस्याएं थी। वहाँ पर औद्योगिक क्रांति स्थापित हो चुकी थी और इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी के पांव भी जम गए थे। एक तरफ तो यूरोपीय समाज की रूढ़िवादिता थी और दूसरी तरफ इस समाज की कामना थी कि विज्ञान और तकनीकी के सभी लाभ उसे प्राप्त हो जाए। इन दोनों आवश्यकताओं को किसी तरह टाला नहीं जा सकता था और ये दोनों आवश्यकताएं एक दूसरे के बहुत ही विपरीत थी, उल्टी थी। लेकिन वास्तव में समाज में विज्ञान को अपना लिया जाता तो वर्षों पुरानी परंपरा बिखर सी जाती। इस उहापोह में यूरोप ने अपने समाज की दिशा को विज्ञान और तकनीकी की ओर मोड़ा। इस शताब्दी में यह समझा जाने लगा कि यदि विज्ञान को अपनाया जाता है तो समाज विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ वैज्ञानिक होंगी और उन्हें हर तरफ से भरोसेमंद होना चाहिए। इस युग के समाज वैज्ञानिकों में, जिनमें टॉनिज हैं, दुर्खेम हैं, पेरेटो हैं आदि ने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया था। बाद में चलकर पता लगा कि उस समय प्रचलित प्रत्यक्षवादी सावयव, जिसे हम पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेसिज्म में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह व्यक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर सके। अब ये स्पष्ट हो गया कि यदि संघर्ष जैसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो वैज्ञानिक विधियों की पुनर्संरचना होनी चाहिए, ऐसा विद्वान मानने लगे थे। एक बार ये स्थापित हो जाने के बाद कि मानव समाज में संघर्ष की केंद्रीय भूमिका है, ये प्रयास किया जाने लगा कि संघर्ष को प्रत्यक्षवादी दृष्टि से देखना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि यूनान में हेराक्लीटस और उसकी विचारधारा के विद्वानों ने संघर्ष को एक बुनियादी तथ्य समझकर इसका अध्ययन किया था। पॉलीबियस ने स्थापित किया कि राजनीतिक संस्थाओं के विकास में संघर्ष का बुनियादी स्थान है। पॉलीबियस की विचारधारा में राजशक्ति की एक निश्चित व्यवस्था थी। इब्न खाल्दून ने सभ्यता के विकास में संघर्ष की भूमिका को अधिक निश्चित और स्पष्ट रूप से रखा था। आज हम जिसे संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, उसका विकास आनुभाविक धरातल पर ही हो गया था। संघर्ष को आनुभाविक धरातल देने का श्रेय वैसे दिया जाता है डेविड ह्यूम को और एडम फर्ग्यूसन को। आर्थिक व्यवहार में थॉमस माल्थस ने यह स्थापित किया कि जीवित रहने के लिए आदमी कभी भी प्रतियोगिता से मुंह नहीं मोड़ सकता, और डार्विन ने संघर्ष सिद्धांत को जीव विज्ञान की ओर आगे बढ़ा दिया था। यदि हम पश्चिमी देशों में देखें तो वहाँ संघर्ष सिद्धांत का इतिहास बड़ा रंगीन और दिलचस्प दिखाई देता है। कहीं तो संघर्ष द्वारा विशेष घटनाओं का निर्वचन किया गया है और कहीं संपूर्ण मानवीय व्यवहार का अध्ययन संघर्ष द्वारा किया गया है। आज तो संघर्ष के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी निर्वचन और संशोधन हुए हैं। आज जब हम संघर्ष सिद्धांत की विवेचना करते हैं तो हमें लगता है कि हम कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। कई पूर्व धारणाएं हैं, पूर्व विचार है, जिनसे ग्रसित होकर हम संघर्ष की विचारधारा के बारे में सोचते हैं। सामान्यतः समझा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने जो कुछ भी लिखा है वही संघर्ष है। संघर्ष का अर्थ वर्ग संघर्ष से ही लिया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर ही लिखी गई है। साथ ही हम ये भी समझते हैं कि युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद की समस्या, मुठभेड़, ये सब कुछ संघर्ष है। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रतियोगिता, प्रतिरोध, शत्रुता आदि भी संघर्ष के जनक माने जा सकते हैं। लोगों में आपस में प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे व्यक्ति या समूह से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जीतना चाहता है, ठीक है, और इसी आधार पर वो दूसरे लोगों से शत्रुता भी रखता है, जिसके कारण संघर्ष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिरोध, शत्रुता, ये सभी संघर्ष के जनक हो सकते हैं। हमारे देश में जब हम संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करते हैं तो शायद ही ये स्वीकार
करें कि मैक्स वेबर भी अपनी किस्म के संघर्ष सिद्धांत वेता थे। हाल ही में यूरोप और अमेरिका में संघर्ष सिद्धांत क्षेत्र में जो साहित्य आ रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना है जो संघर्ष सिद्धांत का विकल्प हो सके। यहाँ यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि एक विकल्प के रूप में जिस संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है वही एकमात्र विकल्प नहीं है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कम से कम दो ऐसे प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री हुए हैं, मैक्स वेबर और जॉर्ज सीमेल, जिन्होंने मार्क्स के अलावा संघर्ष सिद्धांत के अलग अलग प्रकार रखे हैं। जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष को प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्टिक और प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा है। यहाँ पर मार्क्स से कुछ अलग विचारधारा हमें दिखाई देती है। मार्क्स का सैद्धांतिक रुझान पॉजिटिविस्टिक या प्रत्यक्षवादी था, जब जॉर्ज सीमेल ने मार्क्स के प्रत्यक्षवादी की कटु आलोचना की, कमियां बताई और सामाजिक सिद्धांत को अपनी प्रकृति में मुक्तिपरक माना, तो मैक्स वेबर इससे बहुत प्रभावित हुए। मैक्स वेबर ने प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविज्म और विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांत को रखा। जब वेबर ने स्तरीकरण के विश्लेषण को पॉजिटिविज्म के आधार पर रखा तो उस युग के सिद्धांतवेताओं ने इस उपागम को पसंद किया। यदि सच में देखा जाए तो वेबर ने आलोचनात्मक पद्धति से पूंजीवाद के उद्विकास को रखा है। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में वेबर की व्याख्या को युक्तिसंगत समझा गया। रुचिकर बात यह है कि जर्मनी के तीनों समाजशास्त्रियों मार्क्स, वेबर और जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष सिद्धांत के संशोधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन तीनों के ही संदर्श और उपागम एकदम अलग अलग हैं। इस भिन्नता के होते हुए भी जो इन तीनों सिद्धांतवेताओं में समान है वो उसके विश्लेषण के तत्व हैं, उसकी अवधारणा है। तीनों ही सिद्धांतवेता किसी न किसी संदर्भ में गैर बराबरी, शक्ति, प्रभुत्व और संघर्ष की अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। संघर्ष के जो स्वरूप इन्होंने बताए हैं वे बिल्कुल द्वंद्वात्मकता से लेकर प्रकार्यात्मक संघर्ष की सीमा तक पहुंच सकते हैं। संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कार्ल मार्क्स का जीवन 1818 से 1883 रहा है। मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रिएर में 1818 में। मूल रूप में उसके माता पिता यहूदी थे, जिन्होंने ईसाइयों के हाथ भेदभाव से मुक्ति लेने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। कार्ल मार्क्स के पिता वकील थे और इसीलिए आगे चलकर मार्क्स ने भी कानून का अध्ययन शुरू कर दिया। हुआ कुछ इस तरीके से कि कानून पढ़ते पढ़ते बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स हीगल के दर्शन की ओर आकर्षित हो गए। हीगल ने संपूर्ण इतिहास का निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जिससे मनुष्य में मानवता का विकास एक ऐसे समाज की ओर हुआ जो विवेकी और मुक्त था। प्रारंभिक वर्षों में मार्क्स ने अपने आप को एक युवा हीगलवादी कहना शुरू कर दिया। वास्तव में युवाओं का एक ऐसा समूह बर्लिन में बन गया जो हीगल का अनुयायी तो था, लेकिन हीगल की निरंतर आलोचना भी करता था। बाद के वर्षों में मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि इतिहास का महत्वपूर्ण निर्णायक मस्तिष्क तो नहीं है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि समाज की संरचना भौतिक कारक करते हैं। इस अवस्था में आकर मार्क्स धन विरोधी हो गए। विश्वविद्यालय छोड़ देने के बाद मार्क्स एक लेखक भी बन गए। जैसा कि किसी भी विचारक के साथ होता है, मार्क्स के साथ भी हुआ। यदि उनके संपूर्ण विचारों का कोई युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाए तो एकदम मालूम हो जाएगा कि कई जगह उनके कथन परस्पर विरोधी हैं, उनमें तालमेल नहीं बैठता और इससे अधिक उनमें विसंगतियां हैं। ऐसी विसंगतियों के लिए कई विचारकों ने मार्क्स को आड़े हाथों भी लिया है, लेकिन हमें इसमें मार्क्स का कोई दोष दिखाई नहीं देता है। सच्चाई तो यह है कि कोई भी सृजनकर्ता जब अपने विचारों को रखता है तो समय समय पर ये विचार बदलते रहते हैं और इन विचारों में परिवर्तन आता रहता है। मार्क्स के विचार इस तरह के परिवर्तन के बिल्कुल अपवाद नहीं थे। मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के दोनों के द्वारा मिलकर एक पुस्तक लिखी गई थी, द जर्मन आइडियोलॉजी है। ये पुस्तक उनके बाद की पुस्तकों दास कैपिटल, जो कि उन्होंने 1867 में लिखी थी, उससे बहुत अलग है।
पहली और बाद की कृतियों के बीच में मार्क्स और एंजल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इन तीनों पुस्तकों के अलावा मार्क्स ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें या कृतियों की रचना भी की थी और इनका मूल्यवान कार्य उनका समाज को मुक्ति देने का प्रसंग है। कार्ल मार्क्स ने पुस्तक और फुटकर रूप में लगभग 3000 पृष्ठ लिखे हैं और इन्हीं पृष्ठों में से उनका संघर्ष सिद्धांत बनता है। इस सिद्धांत में पॉजिटिविस्टिक विधि है। पॉजिटिविज्म के अतिरिक्त संघर्ष सिद्धांत की स्तुति में मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत की जमकर आलोचना की है। वे हीगल को निराशात्मक सिद्धांतवेता मानते हैं। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत, जो क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है, वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है। मार्क्स के सिद्धांत में आदमी सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, उससे ऊंचा कोई नहीं और वह किसी से नीचा नहीं है। इस आदमी की गरिमा अद्वितीय है। आज ये आदमी किसी गुलाम की तरह जंजीर में जकड़ा हुआ है। उसके हाथ पांव लहूलुहान हैं और शोषण तथा दमन से वह करा रहा है। इस आदमी को मुक्ति देना किसी भी सिद्धांत का पहला और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत को रखा है वो प्राय उद्धारक सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स के लिए तो संघर्ष सिद्धांत और कुछ भी नहीं होकर आदमी की मुक्ति का एक एजेंडा है, एक प्रकार की योजना कही जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत निरूपण में यह भी स्थापित किया है कि किसी भी समाज का बुनियादी आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था के कारण वर्ग संघर्ष पैदा होता है। इस वर्ग संघर्ष के पीछे कोई ना कोई वैचारिकी अवश्य होती है और यह वैचारिकी ही वर्ग संघर्ष को सुदृढ़ करती है। तीसरा, संघर्ष और वैचारिकी को ध्यान में रखकर मार्क्स ने सामाजिक उद्विकास के वृहद सिद्धांत का निर्माण किया है। चौथा और आखिरी है, मार्क्स भविष्य के एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो वर्ग और राज्य विहीन है। यहाँ हम मार्क्स द्वारा दी गई संघर्ष सिद्धांत की इन 4 अभिधारणाओं का विश्लेषण करते हैं। मार्क्स ने समाज के आर्थिक आधार के बारे में भी चर्चा की है। मार्क्स के विश्लेषण की विशेषता है कि वह समाज की पहचान को निश्चित करने में आर्थिक कारणों को निर्णायक कारक मानते हैं और इस अर्थ में वे सामाजिक परिवर्तन भी आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप ही मानते हैं। सामाजिक जीवन, विचार, मूल्य, राजनीतिक व्यवस्था है, साहित्य है, कला है, इसका निर्धारण उन्होंने माना है कि आर्थिक उत्पादन पर ही निर्भर करता है। शुम्पीटर का एक उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ट्रांसमिशन बेल्ट अपने पर रखे सामान को आगे ढकेलता है, ठीक उसी तरीके से उत्पादन पद्धतियाँ सामाजिक जीवन, मूल्य, विचार आदि को आगे बढ़ाती है। इसलिए समाज की बुनियादी संरचना का आधार आर्थिक है और अधिसंरचना का निर्माण आर्थिक बुनियादी संरचना पर निर्भर है। मार्क्स ने सामाजिक संगठन को 3 स्तरों में देखा है। इस संगठन का पहला स्तर उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ हैं। वास्तव में उत्पादन विधियाँ वे विधियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। सामाजिक संगठन का दूसरा स्तर उत्पादन शक्तियाँ हैं। उत्पादन शक्तियों का आदमी की प्रकृति के साथ संबंध है, लेकिन वास्तव में जिन्हें मार्क्स उत्पादन की शक्तियाँ कहते हैं उसे आज हम टेक्नोलॉजी, तकनीकी या वैज्ञानिक जानकारी कहते हैं। सामाजिक संगठन का तीसरा स्तर उत्पादन संबंध है। उत्पादन संबंध वास्तव में आदमी के साथ संबंध कहा जा सकता है, जिसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं। वह सब उत्पादन संबंधों पर आधारित है। मार्क्स के इस संपूर्ण प्रस्तुतिकरण का आज के संदर्भ में यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में ज्ञान और सामाजिक संगठन में एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे असंतुलन पैदा होता है। ये जो स्थिति होती है संतुलन की, आर्थिक व्यवस्था के ज्ञान और सामाजिक संगठन में, ये बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है लेकिन उसी अनुपात में उत्पादन संबंध नहीं बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुभव के अनुसार तकनीकी ज्ञान 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दुर्भाग्य ये है कि तकनीकी ज्ञान की वृद्धि की दर से
सामाजिक संस्थाओं में वृद्धि नहीं होती है या परिवर्तन नहीं आता है। विकास की दौड़ का यह असंतुलन खाई खड़ी कर देता है और परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष पैदा होता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए उदाहरण जैसे कि जब नई उत्पादन शक्तियाँ सामंतवादी व्यवस्था में विकसित हुई और इन शक्तियों के बराबर उत्पादन संबंध विकसित नहीं हुए, तब सामंतवाद का संघर्ष पूंजीवाद से हुआ। सामंतवाद में संपत्ति संबंध, बाजार नियंत्रण, कर व्यवस्था और मुद्रा का अस्थायी तत्व इस हद तक बढ़ गया कि औद्योगिक पूंजीवाद इसे सहन ही नहीं कर पाया और परिणाम स्वरूप सामंतवाद को कफन उड़ा दिया गया या उसे समाप्त कर दिया गया। मार्क्स कहते हैं कि आज पूंजीवादी व्यवस्था भी सामंतवाद की तरह ही कठोरता बरत रही है। वे मानते हैं कि कालांतर में चलकर पूंजीवाद का भाग्य भी वही होगा जो सामंतवाद का हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि त्वरित गति से बड़ी उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन संबंधों को पीछे रखती आ रही हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो कुछ उत्पादन हो रहा है वह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए है। ये सब निजी मुनाफे के लिए है और इसी कारण पूंजीवाद का अंत निश्चित है। वास्तव में मार्क्स की विचारधारा में प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्टिक उपागम का प्रभाव बहुत अधिक है। उन्होंने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह संघर्ष और परिवर्तन का सिद्धांत ही है। जैसे कि मार्क्स ने बताया था कि अगर किसी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो डेफिनेटली उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती ही है। उन्होंने एक क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के मॉडल को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक संगठन की एक ऐसी छवि बताई थी जो आज तक अर्वाचीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत को प्रभावित करती रहती है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को एकदम सीधे रूप में रखा था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि आर्थिक संगठन और विशेषकर संपत्ति का स्वामित्व शेष समाज के संगठन को निश्चित करता है। उन्होंने वर्ग संरचना के बारे में, संस्थागत व्यवस्थाएं और इसी तरीके से सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, धार्मिक संप्रदाय और विभिन्न विचारधाराएं समाज के आर्थिक आधार का प्रतिनिधित्व मानी हैं। इन मान्यताओं के आधार पर आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी अपरिहार्य शक्तियां पैदा हो जाती है जिनका अंत क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष में होता है। इस तरह का क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष हमें हर युग में देखने को मिलता है और इसे ही मार्क्स द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के नाम से पुकारते हैं। कार्ल मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। जहां हीगल कहते हैं कि विचारों में परिवर्तन आने से समाज के भौतिक स्वरूप में अंतर आता है, वहीं पर मार्क्स ने कहा है कि भौतिक परिवर्तन के कारण समाज की आर्थिक संरचना बदलती है। विचारों में परिवर्तन से नहीं बल्कि भौतिकता में परिवर्तन से समाज की आर्थिक संरचना बदलती है और यह आर्थिक संरचना आगे चलकर अधिसंरचना या विचारों में परिवर्तन लाती है। मतलब पहले भौतिक संरचना बदलती है, फिर आर्थिक संरचना बदलती है और आर्थिक संरचना बदलने के बाद विचारों में परिवर्तन होता है। जबकि हीगल क्या मान रहे थे? हीगल मान रहे थे कि पहले विचारों में परिवर्तन होता है, उसके बाद ही आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों के विरोध किया, उसकी आलोचना की। मार्क्स के इसी उपागम के काल के कुछ आलोचकों का कहना है कि हीगल अपने सिर के बल खड़े थे और मार्क्स ने ही इन्हें पाँवों के बल खड़ा किया है। मार्क्स की अध्ययन विधि ऐतिहासिक थी। इस विधि को ऐतिहासिक भौतिकतावाद कहते हैं। मार्क्स इतिहास की नई परिभाषा देते हैं। राजा महाराजाओं का इतिहास वंशावली मात्र है। सभी इतिहास तो उत्पादन पद्धतियों में आने वाला परिवर्तन है। मार्क्स से कहते हैं कि इतिहास राजा महाराजाओं का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं का अध्ययन करना तो वंशावली इतिहास के अंतर्गत आता है। वास्तविक रूप में हमारा इतिहास है जो उत्पादन की पद्धतियां हैं, उत्पादन की जो संबंध हैं, वर्ग हैं, इनका इतिहास है। जब जब उत्पादन की पद्धतियां बदलती हैं तब तब उत्पादन शक्तियां, उत्पादन संबंध भी बदलते हैं। मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का बुनियादी तौर पर एकमात्र आधार उत्पादन पद्धतियां हैं। उत्पादन पद्धति के उन्होंने दो भाग बताए हैं, उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन पद्धतियाँ।